वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए द वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 5 लेके हाजिर हूँ। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक आपके सामने आपको दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड COME। तो COME क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। और मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है हमारा रामबाण होता है। मतलब रामबाण इसलिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड्स होगा। तो बातें समझ में आ रही है? सो दिस इज अ वेरी टिपिकल केस होता है जो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। कहाँ अप्लाई होता है? जहां पे भी कंजर्वेटिव फील्ड होगा या कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी सीखेंगे कि कौन सा केस हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हुए चलो नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा सबसे पहले बच्चा जो सामने दिख रहा है? सो फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो सिंस राइट नाउ वी आर इन वर्क पावर एनर्जी, हम लोग अभी तक रोटेशन में नहीं पहुंचे हैं, तो अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम मतलब एक ही चीज समझते हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या समझते हैं हम लोग बच्चा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है सर? आपका सवाल होगा मेरे से। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सर एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी जीरो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। सर तो और भी कोई वैरायटी का इक्विलिब्रियम होता है क्या? तो हाँ, एक और वैरायटी का इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे? ये चीज हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मतलब अगर एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे बहुत तरीके के फोर्स लग रहे हैं, फिर भी ये बॉडी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा लीनियर मोशन में या कर्वी लीनियर मोशन में, तो ये बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। एंड अगर फिजिक्स की लैंग्वेज या भाषा में बोले तो ये एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। अगर आगे बढ़े तो तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कितने? एज इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, then the body is said to be in equilibrium. Yes, we have already discussed that thing. And position where body achieves equilibrium is called equilibrium position. और ऐसा जगह जहां बॉडी इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, उस जगह को, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। दैट इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है? जीरो। तो ठीक है, ये चीज तो हमें पहले से पता है सर। फोर्स क्या होता है? तो माइनस du/dx होता है। और du/dx कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये कुछ नया चीज तो हम नहीं जान रहे, ये चीज हमें पहले से पता है। बट अभी चर्चा होगी किस चीज पे? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले जरा पोटेंशियल एनर्जी कर्व देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इन तीनों से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बच्चा? पहला क्या होता है अपना? पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सेकेंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? बोलो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट तो है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे बच्चा? ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रल बस जानने के लिए पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन हमें
क्लास 11 12th में, खास तौर के नीट में तो नहीं मिलती है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, उससे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देख लेते। इट इज ए कर्व which shows the change in the potential energy with respect to the position of the particle। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी है, मैं थोड़ा 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 आगे चला गया, मैं यहाँ पे मेरा क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, थोड़ा और मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो जो कर्व मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताए, किसका, एक बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कर्व को। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, जब भी कोई ग्राफ होता है तो मैं आपको काइनेमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, आप उसके दो चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। किस चीज पे बताओ बच्चा, यस, स्लोप एंड एरिया। वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप, स्लोप एंड एरिया। स्लोप और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चा, बोलिए एरिया। स्लोप क्या होता है जरा मुझे बताइए। तो स्लोप इज जनरली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो जरा देखो इस कर्व में मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बता क्या रहा है, तो सर ये तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स बता रहा है। वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस में सर पोजीशन बता रहा है, एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या बताता है, दिस विल टेल मी नेगेटिव ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या बता देगा मेरे को, माइनस ऑफ फोर्स। इट इज इक्वल टू यानी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ, u वर्सेस x ग्राफ गिव्स मी व्हाट बच्चा, गिव्स मी व्हाट, गिव्स मी फोर्स। कौन सा, कंजर्वेटिव। कौन से कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू बता देता है मुझे। तो सर एरिया क्या बताता है, तो डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स टेल्स मी नथिंग, कुछ नहीं बताता। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, और आप एरिया और स्लोप से देख सकते हो कि ग्राफ मुझे क्या बताएगा। तो यहाँ साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि इस ग्राफ का स्लोप मुझे उसका अगर नेगेटिव ले ले तो मुझे फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड में हमने पढ़ा था कि जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ये पढ़ा था हमने। और अगर एक्सटर्नल एजेंट्स काम करे तो, बोलो बोलो बोलो, अगर एक्सटर्नल एजेंट्स काम करेंगे तो, वर्क डन करेंगे तो सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे गुस्सा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू गुस्सा। तो आप अगर एक स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, तो आप उस पर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो, आप एक्सटर्नल एजेंट हो, तो आप उसमें क्या भरते जा रहे हो, आप उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते जा रहे हो। और आप उसको जैसे ही छोड़िएगा वो पटाख से अंदर जाके लगेगा। मींस व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग। तो आप जो काम करते हो दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और जब एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर वही हम छोड़ देंगे तो स्प्रिंग फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, और स्प्रिंग फोर्स उसका क्या करते, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, मीन्स उसके डेल्टा यू को कम कर दे जा रहा। चलिए ये चीज आपको मैंने पिछले क्लास में अच्छे से समझाई थी, अगर आपको नहीं आया है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो अगेन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैंने ऑलरेडी आपको तीनों के नाम बता दिए हैं। अब हम वन बाय वन करके इसे देखेंगे और समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है सर, तो इसको थोड़ा ढंग से समझने के लिए आप एक कटोरा का एग्जांपल लीजिए, और उस कटोरा में एक छोटा सा आप एक 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 ऑब्जेक्ट मान लीजिए, गोल कलर का ऑब्जेक्ट। आपने कांचा खेला होगा तो वो छोटे से कांचे को हम लोग गोल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे, राइट नाउ दिस छोटा सा और स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों सर, तो सर इस पे ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, और नीचे में फोर्स लग रहा होगा mg, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किसको है, आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट टेंड्स टू come back towards equilibrium due to restoring force. This is said to be stable equilibrium. सर डेफिनेशन से उतना अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा कि क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर इसमें छोटे से ऑब्जेक्ट को अगर उधर मार दिया तो ये उधर जाएगा, तो अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो फिर ये अगेन इट ट्राइज टू कम बैक टू इट्स नेचुरल
position. Whenever we displace an object from its equilibrium position, when it tries to come back again to its equilibrium position, that equilibrium is called stable equilibrium. अगर वो अपने जगह पे फिर से आना चाहता है, खुद से आना चाहता है, रिस्टोरिंग फोर्स के चलते आना चाहता है, देन इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं तो ये इधर जाएगा, अगेन इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो सर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अगर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा एंड इट डज नॉट ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रादर इट ट्राइज टू गो अवे, अगर दूर जाना चाहता है तब वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होता है बच्चा? रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स टू ब्रिंग अ बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो mg के कंपोनेंट इसको कहां पे लाना चाहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगा। एट पॉइंट ए, अगर मैं ध्यान दूं, इस ग्राफ का बात कर रहा है ये लोग, अगर आप ध्यान दो ग्राफ ए, पॉइंट ए पे क्या बोल रहा है ये लोग? ग्राफ ए पे आप मुझे बताओ स्लोप कैसा है? तो स्लोप तो यहाँ पे निगेटिव है, स्लोप तो निगेटिव है, यानी फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। फोर्स इज पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? एट पॉइंट ए du बाई डी एक्स इज नेगेटिव। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं ऐसा तरह का लाइन है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती कि सर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप कैसे डिटरमाइन कर ले रहे हो, तो प्लीज जाके आप बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देखिए, मैं अभी हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए आई एम डूइंग द वीडियोज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको वन बाय वन करके वीडियोज को देखना है, आपको पहचानना है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। जो चीज आपको नहीं आती जाके आप उसका वीडियो देखिए, थोड़ा कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्वेश्चन बनाइए। तो इज ए फोर्स विच ट्राइज टू ब्रिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वहां पे पॉइंट ए पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बिल्कुल हाँ। एट पॉइंट सी, अगर सी पे ध्यान दीजिए सर, सी पे ध्यान दो तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा हो जाएगा मेरे बच्चा? बोलो, फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द स्लोप। यहाँ देखो लिखा है नेगेटिव ऑफ द स्लोप। तो जरा देखो, एट सी स्लोप इज पॉजिटिव, एफ इज नेगेटिव। ठीक है, ये भी सही बात है। पॉइंट बी पे दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान दो सर, बी पे ना स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक चीज और हम बता सकते हैं कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वो जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम मानी जाती है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, इफ इट इज वेरी मिनिमम, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझिए। तो बी पे नेट फोर्स आप देखोगे तो स्लोप आ रहा है आपका जीरो। स्लोप क्या आ रहा है आपका बच्चा? स्लोप जीरो आ रहा है, इंप्लाइज फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है सर? तो ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए सर, du बाई डी एक्स आपका स्लोप, du बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप, स्लोप जीरो यानी फोर्स जीरो, एंड d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये मिनिमा देता है। आप अगर मैक्सिमा और मिनिमा पढ़े हैं, दिस गिव्स यू मिनिमा। तो मिनिमा पे यानी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन यहाँ पे मिनिमम है, क्योंकि d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, व्हेन u इज मिनिमम, देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? तो कंडीशन क्या आया? स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। d2u बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। d2u बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। या सर df बाई डी एक्स, एफ क्या होता है? du बाई डी एक्स। तो अगर डिफरेंशिएट कर दे df बाई डी एक्स, मतलब ये डबल डेरिवेटिव ऑफ du बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। इट शुड बी लेस देन जीरो। सर ये उल्टा होना चाहिए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। df बाई डी एक्स शुड बी लेस देन जीरो। ये जस्ट उल्टा होना चाहिए, उल्टा कंडीशन है मिनिमा, उल्टा कंडीशन है। क्योंकि सर एफ क्या होता है? माइनस du बाई डी एक्स, एफ में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ होता है, इसलिए ये कंडीशन उल्टा हो जाता है। हाँ या ना? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू चेक वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप कटोरा को उल्टा कर दीजिए और यहाँ पे उस छोटे से ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। अगर आप यहाँ से डिस्प्लेस करिएगा तो ये राइट साइड में गिर जाएगा, लेफ्ट में डिस्प्लेस करिएगा लेफ्ट साइड गिर जाएगा। क्या ये? अगर इफ आई डिस्प्लेस इट
from the equilibrium position, does it tries to come back to its equilibrium position? No, it goes away from it. Such kind of equilibrium को हम लोग क्या बोलते हैं? Unstable equilibrium. चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है. After a particle is slightly displaced from its equilibrium position, it tends to move away. वो दूर ही जाना चाहता है, वापस अपनी जगह पे नहीं आना चाहता. From equilibrium position, then it is said to be in unstable. It is said to be in unstable equilibrium. तो अगर ध्यान दीजिए ग्राफ में एट पॉइंट डी, चलो देखते हैं. ये ग्राफ की बात कर रहा है बच्चा. एट पॉइंट डी पे देखोगे तो डी पे आपका स्लोप कैसा है? स्लोप तो पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. अगर जी पे देखोगे तो स्लोप नेगेटिव है, फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. बट ई पे देखोगे, ई पे आपका स्लोप इज जीरो, फोर्स इज जीरो, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो वो अनस्टेबल है. मतलब मैं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल एनर्जी है तो मैं किसी से भी जाकर टकरा जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, आई एम अनस्टेबल. जो आदमी के पास एनर्जी मिनिमम होता है वो शांत बैठा होता है. तो जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वो स्टेबल होता है. अनस्टेबल कौन होगा? जिसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगा, वो टकराना चाहता है, इससे टकराएगा, उससे टकराएगा. तो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, इट इज अनस्टेबल. तो वही चीज को यहाँ पे आपको समझाया गया. ध्यान दीजिए कि डी पे क्या है? डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव है. आप देख के पहचान सकते हो कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो वहां फोर्स पॉजिटिव, जहां पे स्लोप पॉजिटिव है वहां फोर्स नेगेटिव. ये चीज आप कर सकते हो. ऐसा है सर. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? तो पहला चीज डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर. अच्छा पहले यहां पे लिख लेते हैं. सर यू अगर मैक्सिमम है, इट इज फोर्स जीरो है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का निशानी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है. तो उसको सर फिजिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स के फॉर्म में. डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो. ये मैक्सिमा का कंडीशन होता है, मैक्सिमा. और डी एफ बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये होता है. इट इज ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अदरवाइज आपको मैक्सिमा मिनिमा का भी कंडीशन याद रखना है. देन आप आसानी से क्वेश्चंस स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भी क्वेश्चन, तब ज्यादा मजा आएगा. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं बच्चा. आप ऐसा मानो यहाँ पे एक बॉब रखा हो. अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पॉस है. अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो ये थोड़ा उधर जाएगा, बट इट नाइदर ट्राइज टू गो अवे, नाइदर ट्राइज टू कम बैक. सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहां पे ना बॉडी अवे जाना चाहता है, ना ही वापस लौट के आना चाहता है. ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के ज्यादा केस आपको फिजिक्स के क्लास 11th-12th में नहीं पढ़ने हैं, बट कंडीशन आप इसको याद रख के चल सकते हो कि जहां पे आपका सर यू शुड बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और आपका डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज डी यू बाई डी एक्स तो आपका जीरो होना ही चाहिए. du by dx should be constant. यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, u इज इक्वल टू कांस्टेंट, और du by dx should be equal to जीरो, एंड d2u by dx स्क्वायर क्या होना चाहिए? वो भी जीरो होना चाहिए. हाँ या ना? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, आप देखोगे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 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 सेम है. पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो आप कहीं भी ले जाओ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा. द चेंज इन द डी यू बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है यू. तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा. तो सर पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं कर रहा है. ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. आप होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा. सो 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. तो तीनों का क्या है? तो जरा तीनों के केस के लिए मैं आपको ये जो बाइफरकेशन दिया था इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आप एक जगह इन तीनों को लिख सको. तो पहला क्या कंडीशन? पहला कुछ ऐसा कंडीशन होगा, बॉडी ऐसा कुछ होगा. सेकेंड सर इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो डी टू यू बाई
dx स्क्वायर जो होता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यू शुड बी मिनिमम, यू क्या होना चाहिए, यू शुड बी यू मिनिमम। उसका कंडीशन क्या होता है सर, सॉरी, सो इट इज d2 u by dx स्क्वायर शुड बी लेस देन, मिनिमम का केस क्या होता है, ग्रेटर देन, dx स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, और f df by dx शुड बी लेस देन 0, ये होता है। ठीक है सर, अनस्टेबल का क्या हो जाएगा कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज सच लाइक दिस, दिस ट्राइज टू गो, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे u क्या होता है सर, u मैक्सिमम होता है, कंडीशन क्या होता है सर, d2 u by dx स्क्वायर इज मैक्सिमम का क्या होता है, लेस देन 0, और df by dx क्या आना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0। ये सब कंडीशन है जो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमा का कंडीशन पता है तो आप आसानी से याद रख सकते हो, ये उसी बच्चे को नहीं याद होगा जिसको मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता होगा। तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। एंड न्यूट्रल क्या हो जाएगा बच्चा, तो न्यूट्रल सीधा ले लीजिए, ये न्यूट्रल का कंडीशन है, यहाँ पे u इज व्हाट, कांस्टेंट होता है, तो du बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तीसरा d2 u बाई dx स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाता है, हाँ या ना। तो ये तीनों कंडीशन आपकी कॉपी में होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन इज वेरी मच सिमिलर लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा पे फंक्शन का कंडीशन पता है तो आप स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया बच्चा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। A particle moves in a potential region given by u is equal to 2x square minus 2x plus 100. Value of x at which the particle will be equilibrium. x का वैल्यू बताओ जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो सर पार्टिकल इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए मेरे बच्चा, बोलो, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट या एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो सर फोर्स होता क्या है सर, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। सबसे पहले आपका काम है u वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर। आपको अगर फॉर्मूला याद है आप आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तब तो कोई चांस नहीं बनता। तो डी यू बाई डी एक्स नीट में 80% क्वेश्चन फॉर्मूला याद रहने से ही बनते हैं बच्चे, तो आपको याद रहनी चाहिए। इम्प्लाइज सर फोर्स इज इक्वल टू माइनस, यानी फोर्स क्या आ गया बच्चा अपना सर, माइनस ऑफ 4x प्लस 2x। तो अकॉर्डिंग फॉर दिस वन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, सर माइनस 4x plus 2 must be equal to 0 implies 4x must be equal to 2 implies x is equal to 1 by 2, यानी हमारा x is equal to 1 by 2। तो find the value of x at which particle is in equilibrium, so x is equal to 1 by 2 and this is the point where particle is in equilibrium। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, नाउ सपोज आई वांट टू चेक इट, इसी में क्वेश्चन आपको दे देता है चेक वेदर इट इज स्टेबल या अनस्टेबल, चेक वेदर इट इज स्टेबल या अनस्टेबल। तो क्या करिएगा बच्चा आप बताओ मुझे, तो मैं आपको बताता हूं सर। उसके लिए सर पहले u एज ए फंक्शन ऑफ दिया हुआ है तो डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे। u मेरा क्या है बच्चा, u मेरा अगर देखोगे तो क्या u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 100। तो u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 100। आप du बाई डी एक्स निकाल लो, तो du बाई डी एक्स निकालोगे तो आ जाएगा 4x माइनस 2। आप डबल और चेक पुट करो, पहला दूसरा पुट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाएगा। तीसरा चेक d2u बाई डी एक्स स्क्वायर
आप देखोगे तो वो आ जाएगा 4, इट इज ग्रेटर देन 0, यानी ये दिस इज द केस ऑफ मिनिमा, मिनिमम है ये, यानी एट x इज इक्वल टू 1/2 we get minimum potential energy, we get u minimum, so it is a case of stable equilibrium, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है ये। बातें समझ में आपको आ रही होंगी, दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए बोल रहा हूं आप पहले स्टेप्स देखो, उसको ट्राई करो क्वेश्चन पे, तब कॉन्सेप्ट आपका बनता जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कतें आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान देते क्या बोल रहा है। सर f इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2, देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सर f दिया हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन निकालना। तो आप ध्यान दो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल के लिए मुझे ध्यान बताओ क्या होता है। तो d2u बाई dx स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सर df बाई dx क्या हो जाएगा मेरा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx होता है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। यानी आप df बाई dx करो, df बाई dx करो, एंड इट शुड बी लेस देन 0 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लेकिन df बाई dx लेस देन 0 कहां पे, किस पॉइंट पे लेस देन 0 होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम है कि आपका काम है फॉर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है वो तो चेक कर लो। फॉर इक्विलिब्रियम मेरा फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, आया ना। तो यानी इसको हम चलो करते हैं सर, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, सर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सर क्या लिख सकते हैं बोलो, 2x² माइनस, तो 2 2 जा 4, तो 3 को ऐसे, यानी 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, आया ना। तो यहां से अगर मैं 2x को कॉमन ले लेता हूं तो ये x माइनस 2 आएगा, आया ना। और यहाँ पे अगर +1 ले लूं तो x माइनस 2 आएगा, दैट इज 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी सर एक बार x क्या आ जाएगा बच्चा मेरा, -1/2 आ जाएगा, और एक बार मेरा x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर दो पॉइंट आ रहे हैं, तो आपको दोनों जगह चेक करना पड़ेगा कहां पे df बाई dx लेस देन 0 है। तो आप चेक कर लो df बाई dx, आप क्या होता है, f दिया हुआ f इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2, तो df बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा, df बाई dx क्या, अरे df बाई dx क्या हो जाएगा सर, 4x माइनस 3। तो df बाई dx आप चेक करो कहां पे, पहला x इज इक्वल टू -1/2, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू -1/2 -3 क्या हो जाएगा, -2 -3 दैट इज -5, और आना भी चाहिए क्या, लेस देन 0, यानी दिस इज आवर पॉइंट। सो x इज इक्वल टू -1/2 इज आवर पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम लेस देन 0 के लिए ये होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है, हाँ या ना। हाँ तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा सामने आ चुका है। तो हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख लिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अगर उसकी कंडीशंस हमें याद रहे तो हम आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, किस पॉइंट पे हमारा अनस्टेबल है। और जब d2u बाई dx स्क्वायर या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तब हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा। अब ये हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स कॉन्सेप्ट जो हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कहता है ये जरा देखते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. The total potential energy of a system, the total potential energy of a system, and the total kinetic energy of a of all the constituent bodies together is known as mechanical energy. तो mechanical energy क्या होता है बच्चा? Mechanical energy is equal to potential energy of all the particles plus kinetic energy. इन दोनों को मिला के जो एनर्जी बनती है वो हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. तो E इज इक्वल टू के प्लस यू. E मतलब मैकेनिकल एनर्जी, K मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड U मतलब पोटेंशियल एनर्जी. कंसिडर a system on which no external force acts and all the internal forces are conservative in nature. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और सारे इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, देन इफ वी अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करें तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी theorem. The work will be work 1 to 2 done by the internal conservative forces and is negative of equal to the change in the potential energy. तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं, याद रखिएगा ये चीज, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करते हैं तब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होता है. यानी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ होगा. तो व्हेन हम यहां से एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट लाइक, कौन कौन से बताइए, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, electrostatic force, spring force, magnetic force, तब हम कह सकते हैं वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ COME. आज के बाद याद रखिएगा COME. वी कैन अप्लाई COME. व्हाट इज दैट COME? बोलिए सर. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. हम लोग क्या कहते हैं इसको? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी. तो ये होता क्या है सर? तो अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ COME, वी कैन से सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, या यहाँ पे कह सकते हैं UI प्लस KI. सर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, दैट इज U फाइनल प्लस K फाइनल. प्लीज आप इसको याद रखिए इसी फॉर्म में. आपको बुक्स में डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाने हैं, प्लीज रिमेंबर इन दिस फॉर्म UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में यही अप्लाई करूंगा एंड होप करता हूं कि आप भी इसी तरीके से अप्लाई करो. तो ये चीज मेनली जब भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात करूंगा, आपको UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, क्योंकि जहां जहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, विस्कस फोर्स नहीं होता है, एयर ड्रैग नहीं होता है, वहां वहां हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. और जब मैं मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा तो मैं ये UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF ही लगाऊंगा. तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो हमें एक रेफरेंस लाइन चूज करना पड़ेगा. वो रेफरेंस लाइन हम चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, एंड देन वी विल राइट द इक्वेशन एंड देन वी विल फाइंड आउट द चेंज इन एनी वन ऑफ द क्वांटिटी. बाकी चीजें नोन होगी हमें. सर ये चीज सबसे ज्यादा अप्लाई होगा अभी अपने जस्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशन में. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा इस चीज की एप्लीकेशन है. इसलिए वर्क पावर एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकम्स सो मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. और इसका ज्यादातर एप्लीकेशन आपको सर्कुलर मोशन में मिलेगा, वो भी किसमें? वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो चलिए इसको देखते कि ये क्या और दिया हुआ था. तो ये वही चीज बता रही है, आपको ज्यादा इसमें डूबने की जरूरत नहीं है. जहां भी कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है
अगर एयर ड्रैग नहीं है, अगर विस्कोसिटी नहीं है, आप आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, क्योंकि जहां भी फ्रिक्शन होती है वहां पे एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। वहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंटरचेंज ना होके एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। सम पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपको जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स मिले, जहां भी कंजर्वेटिव फील्ड मिले, वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, और इसको लगाने का तरीका हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। सो our first question that has come means it is our third question suppose of this day. चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। A body is dropped from a height h. When loss in potential energy is u, then the velocity is v, and its velocity is v. The mass of the body is, मान लीजिए ये हमारा बॉडी ग्राउंड है। कह रहा है बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच। मुझे नहीं पता, बट ये हाइट एच मान लीजिए ये हमारा बॉल है, इनिशियली ड्रॉप है, यानी u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। व्हेन इट्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज u, तो वेलोसिटी v। तो मान लेते हैं उसका लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर मैं यहाँ पे है और मान लेता हूँ कुछ 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 यहाँ ड्रॉप होते 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 यहाँ आ गया, आया ना, किस हाइट पे इनिशियली, इनिशियली वो h हाइट पे है, और उसका लॉस हुआ है कुछ, वो किस लेवल पे आ गया है, अब इस यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं रेफरेंस लाइन इसी लाइन के रेस्पेक्ट में चूज कर लूं, अगर सपोज दिस इज माय रेफरेंस लाइन, और यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी को हम v ले सकते हैं। तो जरा लगाते क्या, अप्लाइंग COM, जरा देखते हैं अप्लाइंग क्या, बताइए क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जहां पे रेफरेंस लाइन हम यही चूज कर ले, तो इनिशियल ui प्लस के आई इज इक्वल टू uf प्लस के एफ। तो सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरा यही रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लाइन चूज कर लूँ तो 0 हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, वो फिर जमीन के नीचे जा रहा तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटते चली जाएगी, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर उसकी चेंज कितना, उसने लॉस किया u, यानी माइनस u बोल सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। उस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू, अगर यहीं से देखूं तो क्या हो जाएगा सर, u इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसने मुझसे क्या पूछा है, तो मास ऑफ द बॉडी, मास हो जाएगा सर 2u बाई वी स्क्वायर। ये हमारा मास आ जाएगा यहां से आंसर। तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करते हैं बच्चे। क्या बोल रहा है ये, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है जो 4 kg का है, उसको देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस का कैसा स्मूथ है, इसकी म्यू कितनी है, 0 है। जहां पे भी फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ना हो तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है। इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर प्रेसिंग अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को ये कंप्रेस करता है। तो मान लीजिए ये स्प्रिंग को कंप्रेस करके कहां तक ये नेचुरल लेंथ उसका L0 है। तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा बच्चा, सेम कंडीशन में कैसा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा दब जाएगा, और यहाँ पे ब्लॉक आ चुकी होगी, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, और ये कितना, वेलोसिटी 0 है बाय प्रेसिंग द स्प्रिंग। इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग हमारा के इसका दिया हुआ, के कितना है 100 न्यूटन, तो के इसका 100 न्यूटन दिया हुआ है एल, और के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। तो देन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, तो ये कंप्रेशन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो लेट द कंप्रेशन बी एक्स। सर यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्टिव है, एक यहाँ पे अपने पास बस स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स के चलते ही उसमें स्प्रिंग फोर्स के चलते उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ही है बस। सर mg और नॉर्मल का तो कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा है,
तो सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियली जब बॉल जा रहा था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं था, एक इसी लाइन पे सब कुछ है और ना ही स्प्रिंग दबा हुआ था। ये इनिशियल केस है, इनिशियल केस है, और ये फाइनल कंडीशन है कुछ। तो बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं थे, ना ही स्प्रिंग दबा हुआ था, ना ही ये बॉडी हवा में था, ये जमीन पे ही चल रहा है और मेरा रेफरेंस लाइन भी मैं यही मान के चल रहा हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, हाँ सर, हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर तो थी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आ गया होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी होगी? जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं सर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से मेरा क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा एक्स, हाउ मच कंप्रेशन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ से हाफ कट जाएगा सर एम वी स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा। तो सर एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एम वी स्क्वायर अपॉन के। तो जरा देखते हैं वैल्यूज पुट करके चेक करते कितना है। मास अपना दिया हुआ है 4, सर वेलोसिटी 2 से जा रहा था ना, तो 4 बाई के कितना 100, तो सर ये 4/10 हो जाएगा, दैट इज 0.4 मीटर इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से हमने कर लिया। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेज काम कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। दूसरी बात, सिर्फ वेलोसिटी और फोर्स का खेला चल रहा है एंड दे आर आस्किंग यू वन ऑफ द कंप्रेशन, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो लग ही सकता है, साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग सकता है। अगर हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से देखना चाहें तो हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा था, यहाँ ब्लॉक मूव कर रहा था 4 kg का 2 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे थी, एल नॉट और के थी। अगर ये कंप्रेस्ड हो चुका है तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेस, ये पीछे मत डालिए, लेट इट बी एट द सेम लेवल। और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुका है और ये 4 kg का ब्लॉक है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे हाउ मच इट इज कंप्रेस, मान लेते हैं ये एक्स कंप्रेस हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं सर? वर्क डन बाई, आप ध्यान दोगे यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे एम जी है और यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, फोर्स स्प्रिंग। तो सर वर्क एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम हम बोल सकते हैं वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे सर देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, बॉडी ऐसे जा रहा था, एंगल बिटवीन देम इज 90, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो। यहाँ पे वर्क डन बाय बेसिकली स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के ई हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप अगर इसको देखोगे तो क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज हाफ के इनिशियली तो जीरो था माइनस मैक्सिमम वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ जीरो माइनस 4 हो जाएगा। तो वहां से सेम चीज आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सर 4/100, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2/100। 4 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सर 4/10 आ जाएगा। 4/10 मीन्स 0.4 मीटर आ जाएगा। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सेम आ रहा है, तो सर हम लोग कौन सा लगाए? तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हो, बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर जगह नहीं लगता है, जहां पे भी फ्रिक्शन होगी वहां नहीं लगता। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल वेयर एवर देर इज नो फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ है ये शायद अपना, ये कौन सा था? फोर्थ था, ये फिफ्थ हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है? अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज रिलीज फ्रॉम द टावर ऑफ पीसा, द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर विल बी। तो एक ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। एक टावर ऑफ पीसा है, तो मान लो ये टावर ऑफ पीसा है अपना, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया था, बॉल ऑफ मास 2 kg इज रिलीज, इसको रिलीज किया था, यानी u इज इक्वल टू 0 और मास इज इक्वल टू 2 kg है। द काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट आफ्टर फॉलिंग थ्रू 10 मीटर, तो ये कितना मीटर गिरता है सर? ये इस जगह से सर यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ बॉल कहाँ आ जाएगा? यहाँ, यहाँ पे v पूछ रहा है, तो सर ये तो डायरेक्टली हम लोग काइनेमैटिक्स से भी बना सकते हैं। इतना करने को काइनेमैटिक्स से भी कर सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते हो। कंजर्वेशन में ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन किस पॉइंट ए एंड बी के पॉइंट में, तो सर यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं उसी को रेफरेंस लाइन मान लूं, अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ, रेफरेंस लाइन, तो चलिए देख लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी इंटू 10 मीटर गया है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। सर मास से मास उड़ जाएगी, तो सर वी स्क्वायर इज कमिंग एज रूट अंडर 2 GH, और यही होता भी है सर। 2 इंटू 10 इंटू सर 10, so it is 10 root 2 v स्क्वायर नहीं, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 GH, v इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर लिया, और इसको हम लोग डायरेक्ट काइनेमैटिक्स से भी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 GH भी जानते हैं, और वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोल रहा है हमारा? सर ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट mgh/5। सर कभी भी अगर कोई बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसमें तो कोई फ्रिक्शन एयर ड्रैग की बात की नहीं गई है, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं एंड सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बॉल है, बॉल को यहाँ से फेंका जा रहा है। सर कितने स्टोन इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट रीचेज अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ, यहां तक पहुंच पाता है, यहां तक जा पाता है। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लूं, अगर इसको मैं रेफरेंस लाइन मान लूं, तो एक चीज तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लीजिए किसी वेलोसिटी v से फेंका गया है, किस वेलोसिटी से फेंका गया है? v वेलोसिटी से फेंका गया है। तो आप मुझे बताओ, जैसे 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 ये ऊपर जा रहा होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, फाइनल वेलोसिटी यानी v क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे किस स्पीड से फेंका गया है? यहाँ पे u से फेंका गया। कैसे? u से फेंका गया, हाँ या ना? यहाँ पे u से फेंका गया है, और फाइनल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? u इनिशियल क्या लिख सकता हूँ सर? 0 है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे u कितना है सर? mgh है, हाँ या ना? और ये हाइट कितना है उन्होंने बोल रखा है? h है। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी h है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू सर mgh के बराबर होना चाहिए। यहाँ भी अगर u इनिशियल 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी हो आपका, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे k नहीं, इसको u प्लस मैकेनिकल एनर्जी कितना के बराबर हो जाएगी? mgh। यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी शुड बी mgh, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh होनी चाहिए, क्योंकि u 0। तो किसी भी पॉइंट पे समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होनी चाहिए। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है हाइट h/5 किस साइड पे? ये इस साइड पे पूछ रहा है आपसे, किस साइड पे? इस साइड पे पूछ रहा है, h/5 हाइट पे, इस साइड पे पूछ रहा है h/5 हाइट पे। यहाँ पे, यहाँ पे सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? तो सर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h/5 पे, तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा? तो सर mgh/5।
यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? सर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो फिक्स होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को पता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सर mgh तो होना ही चाहिए माइनस mgh/5। वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? सर 5 लो, 5 mgh माइनस mgh, that is 4 mgh/5. Now what they are asking you? So ratio of kinetic energy. So kinetic energy at h by 5 divided by potential energy at h by 5 is equal to, सर क्या आ रहा है? 4 mgh/5 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है बच्चा? सर पोटेंशियल एनर्जी mgh/5 है। तो सर mgh 5 और 5 ये रेशियो आ रहा है 4:1। आया ना? 4:1 आराम से हम निकाल सकते हैं यूजिंग क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। क्यों ऐसा कर पाए? क्यों हम कंजर्व कर पाए काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी को? क्योंकि यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग और विस्कोसिटी की चर्चा नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। आया ना? तो अगर हम लोगों का या आज का चीज खत्म हो चुका है, नेक्स्ट डे हम लोग पावर पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट व्हाट यू कैन डू, आप जितने भी क्वेश्चन आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से किए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में अपना, उन सारे क्वेश्चंस को आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ट्राई कर सकते हो, जहां भी एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विस्कोसिटी की बात नहीं है। और ट्राई कर सकते हो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने का, आपको मदद मिलेगी और देखोगे कि आप उस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर पाए। तो प्लीज जहां पे भी एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी नहीं चर्चा की गई है, नहीं बात की गई है, नहीं डिस्कस किया गया है, वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। आप ट्राई कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोना डू इज पावर। पावर अपना लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। पावर पे मोटर का करेंगे एंड एफिशिएंसी करेंगे एंड पावर इन होसे पाइप। होसे पाइप का भी करेंगे हम लोग, गार्डनिंग में जो होसे पाइप यूज करते हैं वाटरिंग करने के लिए। तो दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। देन वी विल स्टार्ट circular motion and then conservation of mass, so then center of mass, and then we will do rotation. After when we complete mechanics, then we will go in the further next chapters according to your requirement. So till then take care, bye bye। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए।